अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इनइक्वालिटी की अगली वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट में मैंने आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया था जिसमें 3 स्टेटमेंट थी और इन 3 स्टेटमेंट्स के मैंने ढेर सारे कंक्लूजन दिए थे और आपसे पूछा था कौन सा कंक्लूजन यहां पे सही होगा। एक आध सवाल मैं आपको और देता हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद आगे हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो इसमें कुछ अलग टाइप हैं, वो भी आपसे यहां पे पूछी जा सकती हैं। तो मेरे भाई, जैसे मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट होता है कथन, तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में मैंने लिखा एम एन ओ पी और क्यू। उसके बाद मैंने दिया आर एस ओ टी और यू और वी। तो पहला कंक्लूजन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अब इसमें बताइए कि कौन सा कंक्लूजन यहां पे सही होगा। आओ मेरे भाई, मैं बता देता हूं। आप यहां पे देखेंगे एम से यू डबल है और एम से यू सिंगल है और खुला हुआ है। तो एम से ओ जाऊंगा, बंद है। ओ से यू खुला हुआ है, कुछ दूर बंद और कुछ दूर खुला। क्या है बेटा? एम से ओ निशान बंद था, ओ से यू निशान खुला हुआ है। इसका मतलब क्या है भाई? अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग का मतलब एम यू से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। देखो, एम से ओ जाएंगे तो एम से ओ बंद था और ओ से यू खुल गया, तो अपोजिट फेसिंग की स्थिति में एम यू से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। 3 में से अगर कोई 2 बातें आ जाएं तो वो गलत होगा। इसने तीनों बातें नहीं बताई, एम को 2 बार छोटा बता दिया, एम को 2 बार छोटा बता दिया। आइदर और तब बनता जब यहां पे तीनों बातें आ जाती, लेकिन यहां पे कोई इस प्रकार की तीनों बातें नहीं आई हैं मेरे भाई, तो यहां पे दोनों गलत होंगे। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एम से आर निशान बंद है, एम से आर निशान बंद है, एम से ओ भी निशान बंद है, ओ से आर भी निशान बंद है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है। एम से एस निशान बंद है और डबल है, एम से एस निशान बंद है, एम से ओ बंद है और ओ से एस बंद है, लेकिन बीच में सिंगल बैठा है तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। क्यू से वी खुला हुआ है, क्यू से वी निशान खुला हुआ है, क्यू से ओ खुला हुआ है और ओ से वी खुला हुआ है और बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। क्यू से यू खुला हुआ है तो क्यू से ओ खुला हुआ है, ओ से यू खुला हुआ है और इनके बीच में डबल है। देखो, क्यू से ओ सारे डबल हैं, ओ से यू सारे डबल हैं, तो डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। एम से एस बंद है, एम से एस बंद है तो एम से ओ बंद है और ओ से एस बंद है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा,
सिंगल ही आएगा मेरे भाई, ये सही होगा। आर से वी खुला हुआ है तो आर से वी खुला हुआ है और बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। तो इस प्रकार की आपको ध्यान रखना होगा, चाहे 2 स्टेटमेंट आपको दिए जाएं या 3 स्टेटमेंट दिए जाएं, उनके बीच में कॉमन टर्म आपको 100% दिखाई देगा और जब कॉमन टर्म दिखाई देगा वहीं से आप उसका आंसर निर्धारित कर सकते हैं। चेन बनानी है और चेन बना के आप अपना आंसर बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक बार नजर डाल लीजिएगा 31 का आंसर क्या होगा। आओ मेरे भाई सॉल्व करते हैं 31 को। यहां पे है के से ओ खुला हुआ है, के से ओ खुला हुआ है तो के और पी तो बराबर है भाई, के और पी तो बराबर है तो इसको मैं के भी मान सकता हूं, के और पी तो बराबर है भाई। देखो ना, के और पी मेरे भाई बराबर हैं तो पी को मैंने के मान लिया, तो के से ओ खुला हुआ है, यहां भी के से ओ खुला हुआ है, इसका मतलब ये सही है तो ये सही निकलेगा क्योंकि के और पी बराबर हैं। अल्टीमेटली आपने बता दिया कि ये जो दोनों हैं ये बराबर हैं। उसके बाद मेरे भाई एन से ओ बंद है तो एन से के बंद है, के और पी बराबर हैं लेकिन पी से ओ खुल गया, ये खोल दिया ओ की तरफ, यहां बंद है तो ये गलत हो गया। गलत हो गया तो हमारा केवल पहला कंक्लूजन सही है, तो 31 का जो आंसर हमारा बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कंक्लूजन सही है। एकदम ओके बेटा, समझ में आया सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा। बात क्लियर है या नहीं? क्लियर एकदम, मजा आ गया आप सभी को? ठीक है, चलें आगे। तो यहां पे फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आओ बेटा, यहां पे आपसे कहा गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है जिससे ये सदैव असत्य हो। सदैव असत्य हो मतलब ये चीज हमेशा गलत होनी चाहिए, ये चीज हमेशा गलत होनी चाहिए। भाई पहली बात, अगर मैंने यहां पे ये निशान रख दिया, ये निशान रख दिया तो बी और सी ये डेफिनेटली सही होगा, वो गलत हो जाएगा। अगर मैंने यहां पे इक्वल टू रख दिया, इक्वल टू रख दिया तो ये तो सही मिलेगा, सही मिलेगा तो ये हमारा आंसर नहीं है। मैंने लेस देन रख दिया, लेस देन रख दिया तो बी से सी बंद है, बी से सी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा तो ये गलत है। लेस देन इक्वल टू रख दिया तो बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, वो सही हो जाएगा, गलत है तो ये रख दो बेटा। इसको रखने से ये 100% गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा क्या गया है। 100% गलत पूछा गया है या 100% सही पूछा गया है। तो अगर हम ये निशान यहां पे रख देते हैं तो बी और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग हो जाएगी, और अगर बी और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग हो जाएगी तो यहां पे आंसर जो है ये फर्स्ट बनेगा। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे बन सकता है। 32 के बाद बात करूंगा नंबर 33 की। एक बार अच्छे से सवाल को पढ़ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। सवाल नंबर 33 में कहा कौन सा चिन्ह रखें जिससे ये C लेस देन इक्वल टू F और A इज ग्रेटर देन D, A इज ग्रेटर देन D दोनों सत्य हो, निश्चित रूप से सत्य हो। कह दे क्या रख दें इन सिंबल में से जिससे निश्चित रूप से सत्य हो। अब आपको तो वर्बली करना है भाई, वर्बली करना है तो A से D मुझे बंद रखना है, A से D मुझे बंद रखना है तो मैं यहां तक देखूंगा, A से D मुझे बंद रखना है तो मैं यहां तक देखूंगा। ये बंद है, ये बंद है, ये इक्वल टू है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, तो ये तो मेरा सही हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 निशान रखने हैं, 1 2 3, तो ये रख देंगे, ये रख देंगे, ये रख देंगे। ए से डी बंद है, ए से डी बंद है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये सही। और हमें सी और एफ वाला भी सही चाहिए। सी और एफ के बीच की जब हम बात करेंगे तो यहां शुरू के 2 निशान छोड़ दो, लास्ट का 1 छोड़ दो, शुरू के 2 छोड़ दो, लास्ट का 1 छोड़ दो। ये तो इक्वल टू हो जाएगा भाई, ये डबल है और ये डबल है, तो सी से एफ खुला होगा डबल होगा, तो सी से एफ खुला होगा डबल होगा, तो ये निशान भी सही हो जाएगा। देखो लिख के देखने की जरूरत नहीं है,
स्क्रीन पे ही आप एनालिसिस लगा लिया करो, स्क्रीन पर ही आप एनालिसिस लगाएंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा कि भाई सी और एफ के बीच में अपन को डबल चाहिए, तो यहां भी डबल है, यहां भी डबल है, ये इक्वल टू है, इक्वल टू का कोई रूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो मैं प्रॉपरली ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रख के दिखा देता हूं कि यहां ग्रेटर देन रख दो, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यहां पे लेस देन इक्वल टू और यहां लेस देन। सी से एफ खुला है और डबल है, सी से एफ खुला है, डबल है तो डबल आएगा। ए से डी बंद पड़ा है तो ए से डी बंद पड़ा है, इसको भूल जाओ, सिंगल है तो सिंगल आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो यहां पे एकदम सही होगा। तो ये इस ऑप्शन से आपने कहा कि ये डेफिनेटली ट्रू निष्कर्ष यहां से निकलने वाला है। 33 के बाद बात करेंगे 34 की। ये इस व्यंजक को सत्य बनाएगा। P इज लेस देन इक्वल टू R डेफिनेटली ट्रू इन द गिवन एक्सप्रेशन। कौन सा निशान यहां पे रख दें जिससे ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली ट्रू हो जाए? P और R का कंपैरिजन है तो बेटा P और R का कंपैरिजन है तो यहां तक होगा। सारे सिंबल्स यहीं तक हमारे आएंगे। P से R मुझे बंद चाहिए तो मुझे सारे सिंबल बंद चाहिए और बीच में सिंगल चाहिए। ये बंद है, बंद है, बंद है, बंद है, किंतु सारे डबल है तो ये गलत हो गया। कारण क्या ना बेटा, देखो ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है और ये डबल है। तो 1 2 3 4 5 तो सारे के सारे डबल होंगे तो पी और आर के बीच में सिंगल नहीं आएगा, फिर डबल ही आएगा। इसी वजह से हमारा जो पहला आंसर है वो गलत है। दूसरा क्यों गलत है? अपोजिट फेसिंग आ गई। ये देखो यहां अपोजिट फेसिंग हो जाएगी, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये और ये P और R अपोजिट फेसिंग में, तो ये एक्सप्रेशन सही नहीं आ सकता। तो देखते ही पता लग गया कि अपोजिट फेसिंग है। चौथा भी क्यों गलत है? क्योंकि अपोजिट फेसिंग है। चौथा क्यों गलत है बेटा? अपोजिट फेसिंग है। अगर यहां पे एक सिंबल ऐसा और एक सिंबल ऐसा आ गया तो नो रिलेशन बन जाएगा आगे सभी में। जब P और K में नो रिलेशन हो गया तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी में नो रिलेशन बन जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर थर्ड होगा, ये होगा ग्रेटर देन, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होगा ग्रेटर देन, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। P से R बंद है, P से R बंद है, एक भी सिंगल आ गया, एक भी, तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो जो सिंबल्स वाले सवाल हैं वो भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर थर्ड बनने जा रहा है। 34 के बाद आता है 35। 34 के बाद आता है 35। आइए सॉल्व करते हैं। बी और एन दो एक्सप्रेशन सही होने चाहिए। इन्होंने कहा बी ग्रेटर देन एन और डी लेस देन इक्वल टू एल, ये दोनों सही होने चाहिए। कौन सा निशान रख दें? पहले बी और एन का कंपैरिजन करें। अगर बी और एन का कंपैरिजन करें, यहां इक्वल टू, यहां इक्वल टू, और यहां पे जब हम बात करेंगे तो बी और एन के बीच में तो बेटा डबल आएगा ना। देखो ये इक्वल टू, ये इक्वल टू और ये हो गया, तो बी और एन के बीच में डबल है तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी और एन को चेक करेंगे, एक सिंगल आ गया, एक डबल आ गया, ये इक्वल टू आ गया, तो बी और एन इससे सही निकल जाएगा, इससे बी और एन सही निकल जाएगा। फिर डी और एल की बात करेंगे, डी से एल खुला हुआ है, एल की तरफ खोलना है, डी से एल खुला हुआ है तो डी से एल हमने खोल दिया, ये डी से एल हमने खोल दिया। लेकिन एक सिंगल है तो डबल नहीं आएगा, डबल नहीं आएगा, तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। ये अपोजिट फेसिंग बैठेगी तो इस पर ध्यान नहीं देना। बचा आंसर 4, तो 4 को चूज करेंगे, आंसर यही होगा। मैं प्रूव भी करा देता हूं। यहां पे आपने रखा ग्रेटर देन, यहां इक्वल टू, यहां इक्वल टू, यहां इक्वल टू। बी से एन बंद पड़ा है और सिंगल है, बी से एन बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, सही हो गया। उसके बाद डी से एल खुला हुआ है, डबल है, डी से एल खुला हुआ है, एल, डी से एल खुला हुआ है, डी से एल खुला हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है, डबल है तो डबल आएगा, तो सही है ऑप्शन नंबर 4। यानी ऑप्शन नंबर 4 को अगर हम रख दें तो दोनों ये सिंबल रख दें तो दोनों कंक्लूजन हमारे लिए निश्चित रूप से सत्य बन जाते हैं। जब हम ये ऑप्शन रख देते हैं तो हमारे पास दोनों जो सिंबल हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पे सच पाए जाते हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आया।
तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 35 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 36 की ओर। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, सवाल नंबर 36 को। आओ मेरे भाई, यहां पे जब हम बात करते हैं तो f इज ग्रेटर देन इक्वल टू i और d इज लेस देन g। हमारे पास यहां पे दो एक्सप्रेशन नजर आए। हम यहां पे दोनों एक्सप्रेशन सत्य होने चाहिए, दोनों एक्सप्रेशन f और i के बीच में। तो ये रहा f और ये रहा i, तो ये रहा f और ये रहा i। इधर की तो बात नहीं, ये कह रहा है इक्वल टू रख दो। अगर इक्वल टू रख देंगे तो f से i बंद पड़ा है, f से i बंद पड़ा है, यहां डबल है तो डबल आएगा। तो इससे ये तो सत्य हो गया पहले ऑप्शन को रखने से, क्योंकि यहां तो ग्रेटर वो आएगा। d से g खुला हुआ है, तो मेरे भाई d से g खुला हुआ है, और अगर मैं इक्वल टू रख दूं, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। तो ये रहा। तो अगर मैं इन दोनों निशानों को यहां रख देता हूं तो ये दोनों एक्सप्रेशन अपनी जगह ये एकदम सटीक पाए गए। तो 36 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। समझ में आया भाई? देखो, आपको रखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं तो पेन से रख दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे थोड़ी रखेंगे। आप यहां पर विजुअलाइज कर सकते हैं कि इनके बीच में निशान सिंगल डबल, और आंसर में आएगा वो सिंगल आएगा या डबल आएगा, ये आपको यहां पे चेकआउट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास था सवाल नंबर 36। एकदम इजी बेटा, समझ में आ गया। 36 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 33 की ओर। सवाल नंबर 37 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ बेटा, यहां पे आपको दो निश्चित रूप से सत्य हों। एक तो L इज ग्रेटर देन इक्वल टू O, ये सच होना चाहिए, और R इज ग्रेटर देन N, ये भी सच होना चाहिए। यहां तक मैं बात करूंगा तो तीन निशान है, तीन निशान दोनों के डबल आ रहे हैं, ये भी डबल आएगा, ये भी डबल आएगा, ये इक्वल टू। तो L से O बंद है, L से O बंद है, डबल है तो डबल आएगा। अगर आप केवल इतना इमेजिन कर पा रहे हैं तो ये पहली बात तो इससे सच साबित हो जा रही है। मैं प्रूव करके दिखा दूं भाई। ये देखो, मैंने यहां पे डबल रखा, ये देखो मैंने यहां पे डबल रखा, मैंने इक्वल टू रखा, तो L से O बंद है, L से O बंद है, डबल है तो डबल आएगा। R से N बंद पड़ा है, R से N बंद पड़ा है, तो R और N की मैं बात करूंगा तो देखो ये बंद है, R से चलूंगा तो ये भी बंद है, R से चलूंगा तो ये भी बंद है, R से चलूंगा तो ये भी बंद है, ये बराबर है। और बीच में एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, बीच में एक सिंगल है, सिंगल आएगा। R की तरफ खुला है, R की तरफ खुला है, तो ये सही है। ये तो कुदरती हमारा आंसर फर्स्ट से ही आ गया, नहीं तो हो सकता है कि यहां पे हमें हर एक को इंडिविजुअली चेक करना पड़ता। ये तो हमारा आंसर जब आपने देखा फर्स्ट है तो फर्स्ट से ही ये निर्धारित हो गया। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं भाई, इसको उतार के और लिख के देखने की जरूरत नहीं है। जब आप इसे उतारेंगे, लिख कर देखेंगे, तो इससे आपको ज्यादा समय लगेगा। केवल ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज रखने भर से, ये वैल्यूज को सेटिस्फाई करने से ही आपका जो उत्तर है वो यहां पे निर्धारित हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट नंबर 38 की हम बात करेंगे। आओ, ये दोनों सही, और का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है कि दोनों सही, बीच में होता और का मतलब या तो ये सही मिल जाए या तो ये सही मिल जाए। R इज ग्रेटर देन इक्वल टू U
P इज लेस देन S, ये दोनों सही होने चाहिए। P इज लेस देन S, ये दोनों सही होने चाहिए। मेरे भाई जब हम R और U की बात करेंगे तो R और U का रिजल्ट हमें यहां से आएगा। शुरू के दो छोड़ दो, लास्ट का एक छोड़ दो, ये सिंबल है। ये सिंबल यहां इक्वल टू आ जाएगा, यहां डबल आएगा, यहां सिंगल। अगर यहां सिंगल आ गया, अगर यहां सिंगल आ गया तो इसके बीच में डबल नहीं आ पाएगा। तो पहला ऑप्शन क्यों गलत हो गया मेरे भाई कि आपने यहां इक्वल टू रखा, आपने यहां पे ये रखा, आर से यू खुला हुआ है, आर से यू खुला हुआ है। एक भी एक्सप्रेशन सिंगल है तो डबल नहीं आएगा। अगर एक्सप्रेशन हमारे पास सिंगल है तो डबल नहीं आएगा। नहीं आएगा तो 38 में पहला ऑप्शन हमारे पास यहां लिस्ट से बाहर हो गया। हमें तो आर और यू के बीच में देखो डबल आने चाहिए। आर और यू डबल इसने दे रखे हैं, डबल ये रहा, ये देखो भाई इसने डबल दे रखे हैं। ये इक्वल टू की बात कर रहा है, ये डबल की बात कर रहा है, ये डबल की बात कर रहा है। आर से यू खुला हुआ है, डबल है, डबल है। तो आर से यू खुला हुआ है, डबल है, तो ये एक्सप्रेशन एकदम सही हो गया। पी और एस के बीच में आ गया सिंगल। पी और एस के बीच में सिंगल है तो सिंगल आ गया। देखो ये रहा, पी से एस सिंगल आ गया, ये सिंगल आ गया और ये इक्वल टू है। पी से एस बंद पड़ा है और एक सिंगल है, पी से एस बंद पड़ा है और सिंगल है, तो सिंगल ही आएगा। तो अगर हम यहां दूसरे ऑप्शन को रख दें, दूसरे ऑप्शन को रख दें, तो हमारे ये जो दोनों एक्सप्रेशन दे रखे हैं ये निश्चित रूप से सच हो जाएंगे, निश्चित रूप से सेटिस्फाई हो जाएंगे। मतलब ये जो दोनों सवाल हमारे को दे रखे हैं ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगे। तो आपको हर ऑप्शन से, क्योंकि ये जो सवाल होगा ये बाई ऑप्शन ही सॉल्व होगा, ये ऑप्शन के बिना सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शंस को आप बेहतरीन तरीके से यहां पे चेक करें। 38 के बाद चलते हैं 39 में। आइए मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस व्यंजक में टी से लेस देन वी निश्चित रूप से असत्य, असत्य मतलब गलत, टी से वी खुला हुआ है तो टी से वी बंद पड़ा है, ये गलत आ गया। गलत आ गया तो यही हमारा आंसर होगा। यहां पे देखेंगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टी वी होल्ड्स डेफिनेटली, तो टी से वी खुला हुआ है, टी से वी बंद पड़ा। अब यहां देखो भाई, यहां टी से वी अपोजिट फेसिंग है, तो टी वी से बड़ा होगा, टी वी से छोटा होगा, टी वी के बराबर होगा। गलत तो यहां भी है, लेकिन मेरे भाई ये हो तो सकता है ना, कम से कम ये सही तो हो सकता है ना, कम से कम ये वाला तो सही हो सकता है। टी और वी के बीच में अपोजिट फेसिंग है। आप यहां देखो, यहां भी टी और वी के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग है तो टी वी से बड़ा होगा, छोटा होगा, तो कम से कम ये तो सही हो सकता है ना। डेफिनेटली रॉन्ग का मतलब 100% गलत, यहां 100% गलत है। यहां टी बड़ा है, यहां टी छोटा है। या फिर देखिए बेटा, टी और वी के बीच में यहां टी से वी खुला है और डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा, डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। लेकिन यहां 100% मैं कह सकता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये निश्चित रूप से असत्य है, गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम यहां पे इसको चूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। चले आगे भाई, नेक्स्ट आगे बताइएगा। 40। किस व्यंजक में ई और एच के साथ साथ आई लेस देन के निश्चित रूप से सत्य है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ई ग्रेटर देन एच एज वेल आई लेस देन के होल्ड्स डेफिनेटली ट्रू? भाई साहब सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, ई से एच बंद पड़ा है, तो आप ये देखिए ई से एच बंद पड़ा है, बीच में एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही मिल गया अपने को। तो दोनों सही होने चाहिए, साथ साथ का मतलब दोनों सही। आई से के खुला हुआ है, तो मेरे भाई आई से के खुला हुआ है, एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो ये सही है। बाकी ऑप्शन आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक करवा देता हूं, पेपर में तो करने नहीं, डेफिनेट हो गया। ई से एच बंद पड़ा है
तो भाई ई से एच बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये सही है। आई से के खुला हुआ है, आई और के बीच में अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग है तो ये गलत है, दूसरे वाले में पंगा है। ई और एच के बीच में अपोजिट फेसिंग है, गलत है बेटा। आई से के खुला हुआ है तो ये वाला सही निकल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ई से एच खुला हुआ है तो ये सिंगल है तो ये बंद है, ये खुला हुआ है तो ये गलत हो गया। आई से के बंद है, आई से के खुला हुआ है तो ये गलत हो गया। आई से के खुला हुआ है, ये खुला हुआ है तो ये यहाँ पे। तो इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पे गलत होंगे। एक आइदर और का मैं एक स्पेशल केस और बता देता हूं, जो मैंने 16 और 17 नंबर सवाल में भी बताया था मेरे भाई। अगर मैंने लिखा m इज इक्वल टू n o p और q और r, मैंने यहां पे पहला कंक्लूजन लिखा इसमें बताइए क्या समस्या है। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। आइदर और की एक स्पेशल कंडीशन है, ये मैं कह सकता हूं। ये हमारे पास है आइदर और की स्पेशल कंडीशन। वैसे कुछ है नहीं बेटा, मैंने पहले बताया भी था 16 और 17 सवाल में, स्पेशल केस है। आइदर और तो तभी बनता है जब दोनों चीजें सेम हो, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग होने पर भी आइदर और बन सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है। वो कारण ये है मेरे भाई कि यहां पे कुछ वैल्यूज बराबर दे रखी है। जैसे मेरे बच्चों यहां पे ध्यान दो, एन से आर बंद पड़ा है, एन और आर के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में एन आर से बड़ा होगा, बराबर होगा या एन आर से छोटा होगा। मैंने कहा तीन में से कोई दो बात आ जाएंगी तो गलत हो जाएगा। एम और आर के बीच में अपोजिट फेसिंग है, लेकिन मेरे भाई यहां पे आइदर और क्यों बन रहा है? क्योंकि एम और एन इक्वल हैं। अगर एम और एन इक्वल है तो मैं इसको एन मान सकता हूं। तो एन और आर की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एन आर से बड़ा है, एन आर से छोटा है, एन आर के बराबर है। चूंकि एम और एन बराबर है, अगर एम और एन बराबर है, इसलिए मेरे भाई यहां पे आंसर दोनों गलत नहीं जाएगा। यहां पे आंसर प्यारे बच्चों जाएगा आइदर और। मैं इसी में कुछ सवाल और ऐड करता हूं। मैंने तीसरा कंक्लूजन आपको दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब बताओ यहां पे आइदर और बनेगा या दोनों गलत होंगे? आपको क्या लग रहा है? यहां पे आइदर और बनेगा, एम और एन तो बराबर हैं, एम और एन तो बराबर हैं। यहां पे आइदर और बनेगा या दोनों गलत होंगे? मेरे भाई बताओ आपको क्या लग रहा है? यहां पे आपने कहा कि सर जब हमने यहां पे स्टडी किया, एम और क्यू के बीच में अपोजिट फेसिंग है। एम और क्यू के बीच में क्या है बेटा? अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में एम क्यू से बड़ा होना चाहिए था, एम क्यू के बराबर होना चाहिए था, एम क्यू के छोटा होना चाहिए था, एम क्यू से छोटा होना चाहिए था। लेकिन एम और एन बराबर हैं। अगर एम और एन बराबर हैं, अगर एन और एन बराबर हैं तो इसका रिजल्ट यही तो निकलेगा भाई। एम और एन बराबर है तो यही रिजल्ट निकलेगा। ये रिजल्ट ये रहा। और एम और एन बराबर हैं मेरे भाई। जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं एम और एन बराबर हैं, तो मैंने यहां पे इसको एम मान लिया, क्योंकि एम और एन बराबर हैं। तो एम छोटा हो गया, एम बड़ा हो गया, एम बराबर हो गया। तीनों बातें बता दी इसने। हालांकि चीजें आपको अलग अलग दिख रही है कि एम और क्यू दिख रहा है, क्यू और एन दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई आपको एक बात का यहां ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान ये है कि जब यहां पे m और n बराबर हैं, तो ये तीनों मिलकर एक ही बात को कह रहे हैं कि m q से बड़ा होगा, m q के बराबर होगा। m q के छोटा नहीं बताया, लेकिन ये m और n बराबर है तो m q से छोटा हो गया। m q से छोटा हो गया तो इसने भी मिलकर उसी बात का अनुमोदन किया और कहा आइदर और, कि भाई आइदर और है, क्योंकि तीनों बातें आ गई है। जब कोई दो चीज आपको बराबरी पर दे रखी है तो ये ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिसमें से आप इसका केस बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये पॉइंट एकदम एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट भाई बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 41, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
सवाल नंबर 41 की जब हम बात करेंगे तो एक बात यहां पे क्लियर है, ये दोनों निश्चित रूप से सच होने चाहिए। 11 से 14 बंद है, तो भाई 11 से 14 बंद है, इसको भूल जाएं तो डबल है, डबल है, डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। और अगर ये गलत हो गया तो ऑप्शन ही गलत होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें सही होनी चाहिए। इसको चेक करके अपना टाइम खोटी नहीं करना कि इसको चेक करूं। भाई जब ये गलत हो गया ना, तो फिर इस ये चाहे सही हो या गलत हो, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उसके बाद आप देखिए 11 से 14 बंद है और सिंगल है, 11 से 14 सारे निशान बंद है और सिंगल है, तो सिंगल आएगा। ये सही हो गया। अब ये सही हो गया तो अब आप चेक करेंगे अगले वाले को, इसको चेक करेंगे। 16 से 14 बंद है, 16 से 14 बंद है, ये 16 से 14 खुला हुआ है, यहां 16 की तरफ बंद है, यहां 16 की तरफ खुला हुआ है, तो ये गलत हो गया। अगर ये कहता ना कि आइदर दिस और दिस इज ट्रू, कि कोई सा एक सही हो जाए दोनों में से, तब तो हम सोच सकते थे। लेकिन यहां दोनों में से कोई सा एक सही नहीं होना भाई, यहां दोनों के दोनों सही होने चाहिए। तो पार्शियल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, जब गलत हो गया तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया। 11 से 14 बंद है, तो आप ये देखिए 11 से 14 बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये 100% सही हो गया। उसके बाद हम यहां बात करेंगे, 16 से शुरू करेंगे, 14 खुला हुआ है, तो 16 से शुरू करेंगे 14, 16 से शुरू करेंगे 14, बंद है तो यहां भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। आप कहोगे सर 14 से 16 नहीं चेक कर सकते? कर सकते हैं। 14 से 16 खुला हुआ है, 14 से 16 खुला हुआ है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी चेक कर लो, पोजीशन ठीक होनी चाहिए। तो जब ये भी हमारे पास सिंगल आ गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, और चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लैरिटी हो गई। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के सवाल जो आपके एग्जाम में आए थे मैंने आपको दिखा दिए। जो आने की गुंजाइश है, जो आने की संभावना है, जो आपके में आ सकते हैं, वो तमाम सवाल मैंने आप लोगों को यहाँ प्रदर्शित किए हैं। 41 के बाद बात करेंगे सवाल नंबर 42 की। फोर्टी टू में बात करेंगे हम, ए निश्चित रूप से सच होना चाहिए। ए से डी बंद है, जब ए से डी बंद है तो ये रहा ए से डी और ये बंद है, और ये सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है, ये सही है। उसके बाद एफ से डी बंद है, एफ से डी बंद है, तो एफ से डी देखिए मेरे दोस्तों बंद है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। दोनों सही हो गए, तो 42 में बिना एफर्ट किए पहले ही हमारा आंसर आ गया। 42 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। आई बात समझ में? चले आगे। तो 42 का आंसर यहां पे आपको फर्स्ट नजर आएगा। 42 के बाद करते हैं 43। पी से आर बंद है, पी से आर बंद है, पी और आर के बीच में अपोजिट फेसिंग बैठी है, तो निश्चित रूप से सच नहीं हो सकता। ये एक केस हो सकता है, तो गलत हो गया। पी से आर खुला हुआ है, ये गलत हो गया। पी और आर के बीच में अपोजिट फेसिंग बैठी है, तो ये गलत हो गया। पी से आर बंद है, पी से आर बंद है, बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ऑप्शन नंबर 4। 43 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, कि 43 नंबर में चौथा जो कंक्लूजन है वहां से हम इसको निश्चित रूप से सच बना सकते हैं। 43 के बाद बात करते हैं 44 की।
दिए गए 2 निष्कर्ष और 3 कथन दिए गए हैं। ये 2 निष्कर्ष और 3 स्टेटमेंट दी गई है। आपको यह निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष किस कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। भाई पहले से रिजल्ट आ रहा है, दूसरे से आ रहा है, तीसरे से आ रहा है, उसके बाद में आपको इनके विकल्प दिए गए हैं। ये देखो ना, ये आपके ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन जो है वो आपको यहां पर दर्शाए गए हैं, ऑप्शन यहां पे दर्शाए गए हैं। तो आइए इनको बड़े ध्यान से करते हैं भाई। 3 स्टेटमेंट है और 3 स्टेटमेंट के अंदर 3 स्टेटमेंट है, 1, 2 और 3। तो आपको ये 1 बाय 1 चेक करके जो है ये बताना होगा। मेरे भाई जब मैं बात करता हूं तो Z से S बंद पड़ा है और डबल है। Z से S जाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? ZUXW तो U है, तो Z और U तो बराबर हैं भाई, Z और U तो बराबर हैं। उसके बाद मुझे U से R बंद पड़ा है और डबल है, R से S भी बंद पड़ा है और डबल है। और अगर डबल है इसका कोई अस्तित्व नहीं है तो डबल ही आएगा, तो ये सही हो गया। तो पहले वाले से ये सही हो गया। बेटा चेक कर लो, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं। देखो U और Z तो बराबर है, तो Z से मैं गया यहां पे, मैं आपको फिर बता देता हूं। मैं Z से S पर आया तो बंद पड़ा है और डबल है, तो Z से U इसका कोई अस्तित्व नहीं है। U से R बंद पड़ा है और डबल है, बंद और डबल ही मिलना चाहिए। R से S भी बंद है और डबल है, तो ये मिल गया अपने को सही। लेकिन अभी ये पहला सही नहीं हुआ, अभी ये भी सही अपने को चेक करना है। हम चेक कर रहे हैं कि P से V खुला हुआ है। अगर P से V खुला हुआ है तो आप ये बताइए P से R खुला हुआ है और डबल है, R से V खुला हुआ है और सिंगल है। एक भी सिंगल है तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा। यानी कंक्लूजन नंबर पहला और कंक्लूजन नंबर दूसरा, पहली स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे को 3 कंक्लूजन दिए गए थे उनका हमने सहारा लिया तो सही आया। सही आया तो इसका मतलब ये है, सही आया तो इसका मतलब ये है, तो फर्स्ट तो होगा ही होगा। आप चाहें तो ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। यहां फर्स्ट नहीं है, यहां फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट के साथ सेकंड आएगा तो थर्ड हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा समय बच जाएगा। ऐसे ऑप्शंस का सहारा लेके आप काम जल्दी करेंगे। वैसे मैं आपको तीनों चेक करा दूंगा, मैं आपको तीनों चेक कराऊंगा। मेरे भाई Z से S बंद पड़ा है और डबल है, Z से S बंद पड़ा है और डबल है, Z से Q बंद पड़ा है और डबल है, और Q और S तो बराबर हैं। तो Q और S के बीच में डबल है तो डबल ही आएगा, डबल आएगा तो ऑटोमेटिकली ये सही हो गया। तो पहले वाला तो अपन को सही मिला। दूसरे वाले को चेक करते हैं कि P से V खुला हुआ है, P से V खुला हुआ है, बीच में एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है। ये सही है तो हमारा पहला और दूसरा सही है। तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? जब पहला और दूसरा आ गया, क्योंकि दूसरे के साथ तीसरा होता तो पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हमारा आंसर फर्स्ट जाएगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके मन में कोई दुविधा रहे, डाउट रहे, इससे पहले मैं आपको ये चेक भी करवा देता हूं यहां पे। तो ये क्यों गलत है जरा समझिएगा। Z से S बंद है और डबल है, Z से S बंद है और डबल है, तो भाई Z से S खुला हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। ये गलत हो गया तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों हमें सही मिलने चाहिए थे। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा यहां पे गलत है। जब पहला और दूसरा सही है, तीसरा यहां पे गलत है, तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे बनने जा रहा है। इस सवाल में पॉज कर लीजिएगा बेटा, रोक के सॉल्व करना। इस सवाल में पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और फिर सॉल्व कीजिएगा। शाबाश। आओ मेरे भाई सॉल्व करते हैं इसे, इस सवाल को सॉल्व करते हैं अच्छे से। यहां पे जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक चीज नजर आई, वो चीज क्या है? M से N बंद पड़ा है,
m से n क्या है? बंद है। तो हमें m से n जाना होगा, तो m यहां भी था, लेकिन फायदा नहीं है कि मैं m से s जाऊंगा, s से उधर नहीं जाएगा, m से n में डायरेक्टली जा सकता हूं, m से n बंद पड़ा है और एक भी सिंगल है, तो कंक्लूजन में सिंगल है तो सिंगल ही जाएगा। तो ये हमारे को पहले वाले में सही मिल गया। O से P खुला हुआ है और डबल है, तो भाई O से P कैसे खुला हुआ है? O से S खुला हुआ है और डबल है, S से P भी खुला हुआ है, सब डबल है, डबल है, डबल है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, डबल है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, डबल है। तो अपने को ये भी सही मिल गया, ये भी सही मिल गया। तो पहले वाला जो है ये इससे हमारा आंसर आ गया। ऑप्शंस पे साथ साथ निगाह रखा करो कि पहले वाला अपन को चाहिए, इसमें पहले वाला है ही नहीं, तो ये ऑप्शन से बाहर हो जाता है। उसके बाद मेरे भाई यहां पे मैं बात करूंगा, दूसरे को चेक करके दिखाता हूं। M से N बंद है और डबल है, M से N बंद है और डबल है, M और N के बीच में बेटा अपोजिट फेसिंग है। जब M और N के बीच में अपोजिट फेसिंग है तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो ये आंसर नहीं होगा, तो या तो केवल फर्स्ट हमारे पास हो या फर्स्ट के साथ थर्ड आ सकता है, क्योंकि ऑल फॉलो ये तो हो नहीं सकता। फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड गलत साबित हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में प्रूव करवा देता हूं कि हमारा आंसर फर्स्ट और थर्ड कैसे है। मैं करूं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शंस पर नजर डालेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। जब हमने कहा कि M से N यहां पे बंद पड़ा है, तो M से N बंद पड़ा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि हम यहां पे करेंगे M से S बंद पड़ा है और S से N बंद पड़ा है और बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही साबित हो गया। उसके बाद मेरे भाई जब मैं यहां बात करूंगा तो O से P खुला हुआ है और डबल है, O से P खुला हुआ है और डबल है, O से S खुला हुआ है और डबल है, S से P खुला हुआ है और डबल है, तो डबल आएगा। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही उत्तर बनेगा, और जब फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही उत्तर बनेगा तो हमारा आंसर बनेगा। तो जो मैंने यहाँ आपको लिखा है फर्स्ट और थर्ड, तो थर्ड बनेगा। तो मैं कह रहा हूं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर वैसे ही आ सकता है। समझ में आया बेटा कैसे सही है? तो जैसे ही कोई ना कोई ऑप्शन आपका बाहर निकले, कोई ना कोई ऑप्शन आपका निकले, एक ही ऑप्शन आपका आ जाए, तो आपको क्या करना है कि उस ऑप्शन को रुक के जांच कर लेनी है कि भाई उसी से तो हमारा आंसर डिसाइड नहीं हो रहा, जैसे आपका आंसर उसी से डिसाइड हो गया था कि आंसर इसका थर्ड होगा। 45 के बाद बात करते हैं सवाल नंबर 46 की। मुझे बताइएगा सवाल नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से 50 में देखो, ये वाला है कोडेड इनइक्वालिटी का। कोडेड इनइक्वालिटी को भी आप बिना पेन उठाए चेंज कर सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं आएगा। एक सवाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, बैंकिंग में ये आता है, लेकिन क्या पता उनका माइंड कब घूम जाए और आपको ये कोडेड वाले सवाल भी दे दे। तो ये भी मैंने विदाउट पेन एंड पेपर की अप्रोच से सॉल्व कराना बताया था कि एक डायग्राम बनाना है, और अगर आपने वो एक डायग्राम बना लिया तो आपके ये सारे सवाल यहां पे सही हो जाएंगे। सिर्फ एक डायग्राम आपको यहां पे बनाना पड़ेगा, छोटा सा। पांचों सवाल 46 से 50, पांचों सवाल यहां आपके सॉल्व हो जाने हैं। एक तरीका तो ये बेटा चेंज करके कर लो, वो तरीका तो देसी तरीका आप जानते हैं, लेकिन वैसे करना नहीं है।
चेंज करके करने वाला क्या तरीका है, चलो बता ही देता हूं, आप जानते होंगे चेंज करके। एट द रेट बी का मतलब है ए बी से न तो बड़ा है ना बराबर है। भाई जब बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो छोटा होगा या नहीं होगा, तो एट द रेट का मतलब छोटा होगा या नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, ए एट द रेट बी का मतलब है कि ए बी से ना बड़ा है ना बराबर है तो छोटा होगा। ए हैश बी का मतलब है ए बी से ना छोटा है ना बराबर है, जब छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो बड़ा होगा, तो हैश का मतलब हमारे पास हो गया वो बड़ा होगा। ए परसेंट बी का मतलब है ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ए बी से छोटा नहीं है। ए एंड बी का मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर टू बी, ए बी से बड़ा नहीं है। एंड का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ए स्टार बी का मतलब है ए बी से ना बड़ा है ना छोटा है, जब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो बराबर होगा। देखो इनइक्वालिटी के जो बेसिक सिंबल होते हैं वो 5 होते हैं। ये इस प्रश्न के अंदर आपको ये पांचों के पांचों सिंबल नजर आएंगे, पांचों के पांचों सिंबल ये देगा आपको, और फिर पांचों के पांचों सिंबल को आपको अप्लाई करते हुए इसका एक आंसर डिसाइड करना है। तो एक तरीका तो यह कि भाई चेंज कर लो कि भाई इनके मतलब आपको पता है, एट द रेट है, हैश है, परसेंट है, इनको अभी आपने नोट किया ना, एट द रेट, हैश, परसेंट, एंड और स्टार। हमारे पास एंड है और स्टार है, तो यहां पे जब मैं बात करता हूं, यहां पे जब मैं बात करता हूं लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हो गया लेस देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, जो सिंबल्स के मतलब हैं लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, इन सिंबल्स के जो मतलब हैं वो ये हैं मेरे भाई। यहां पे एक तरीका है तो कि इन्हें चेंज करो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा चेंज करने में। आ जाए तो, अगर आप कुछ नया नहीं सीखना चाहते, नहीं तो मैंने आपको नई चीज सिखाई है कि बिना सिंबल चेंज किए कैसे करना, जो मैं अभी भी बताऊंगा, कोई नई बात यहां पे नहीं है। तो भाई स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब हमारे पास है इक्वल टू के इक्वल टू वाई। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब लेस देन इक्वल टू, है ना बेटा। हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। एंड का मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू। और हैश का मतलब हमारे पास क्या, देखो हैश का मतलब ग्रेटर देन है। एट द रेट का मतलब क्या, एट द रेट का मतलब लेस देन। अब चेक करना है, एच से के बंद पड़ा है, एच से के बंद पड़ा है, तो कैसे चेक करेंगे भाई, एच और के बीच में अपोजिट फेसिंग है, अपोजिट फेसिंग है तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, हमारे पास ये गलत है, हमने चेंज करके किया है। सी से डी खुला हुआ है तो सी से के बंद पड़ा है, के से डी बंद पड़ा है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है, तो नाइदर वन नोर टू। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे बन रहा है, नाइदर वन नोर टू, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 बना, नीदर वन नोर टू। लेकिन मेरे भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना तो फिर क्या करना होगा, ऐसे नहीं करना तो फिर क्या करना होगा। फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था, वो तरीका ये था कि भाई आपको एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना लेना है, ये ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन और ये लेस देन इक्वल टू, और बीच में रखना इक्वल टू, हमेशा आपको ये बताना है। इस मेथड से आप बस इतना डायग्राम आप बना लेंगे तो आपके यहां पे 5 सवाल होने की गारंटी मेरी है। मैंने आपको कुछ नियम बताए थे, 3 बातें यहां पे मैंने बताई थी। मैंने ये बताया था कि भाई ये और ये समान घर के सदस्य हैं, इसे एक घर माना जाता है, ये सेम घर है। और जब मैं बात करता हूं तो ये एक घर है, लाल रंग वाला ये एक घर है। और मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि ये और ये सेम फेसिंग में आप किसको प्राथमिकता देते हैं। अगर हमारे पास एक सिंगल आ जाए, एक डबल आ जाए, दोनों में से चूज करना हो तो सिंगल को चूज करते नहीं करते। जैसे एक सिंगल आ गया और एक डबल आ गया तो किसको चूज करेंगे, सिंगल। हमारे पास एक सिंबल आ गया, बाकी डबल आ गए, बाकी हमारे पास डबल आ गए, तो ए और डी के बीच में जो रिजल्ट में आएगा वो डबल आएगा, सिंगल आएगा, सिंगल आएगा। तो डबल और सिंगल में प्रेफरेंस किसको जाएगी, सिंगल को जाएगी। डबल और सिंगल में प्रेफरेंस किसको जाएगी, सिंगल को जाएगी। तो ये लाल रंग से जो मैंने हाईलाइट किया, मैंने क्लास में क्या बताया था, ये सेम घर के सदस्य हैं। और जो मैंने ये पीले रंग से हाईलाइट किया, ये सेम घर के सदस्य हैं। अपोजिट घर कौन सा है, ये और ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है, ये और ये भी अपोजिट है, ये और ये भी अपोजिट, आप जानते हैं, आप जानते हैं बेटा। तो आपको करना कैसे है, यही स्टैंडर्ड डायग्राम मेरे लाडले बच्चों अगर आप यहां बना लें, मैं नीचे बना देता हूं, तो ये सवाल यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे।
वो स्टैंडर्ड डायग्राम मैं यहां बनाऊंगा। स्टैंडर्ड डायग्राम में यहां ग्रेटर देन था, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहां लेस देन था, यहां लेस देन इक्वल टू था और यहां इक्वल टू था। अब अगर आप यहां पे बात करें तो इसको भूल जाओ। अब इसको कैसे करना है भाई, देखो जब हम यहां पे बात करेंगे अपोजिट घर का मतलब नो रिलेशन होगा, नो रिलेशन का मतलब तीनों बातें आएंगी तो आइदर और बनेगा। आइदर और कैसे बनेगा, जब ये निशान इसके साथ आएगा भाई, बड़ा बराबर और छोटा, ये निशान इसके साथ आएगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपने क्लास पूरी देखी होगी, उस क्लास में मैंने बड़े प्यार से बताया है। मेरे यूट्यूब चैनल अरुण सर रीजनिंग बाय अरुण कुमार पे भी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है सेम। मेरे भाई यहां देखो, एच से के जाऊं तो हैश नजर आया, क्या नजर आया, हैश। एच से मैं के जाऊं तो मुझे हैश भी नजर आया और एंड भी नजर आया, हैश और एंड। अब मैं सिंबल की पोस्टिंग कर देता हूं। इस सिंबल का मतलब क्या है, हैश है। इस सिंबल का मतलब यहां पे क्या है, परसेंट है। इक्वल टू का मतलब स्टार बीच में रहेगा, लेस देन का मतलब एट द रेट रहेगा और लेस देन इक्वल टू का मतलब एंड रहेगा। ये आपको स्टैंडर्ड डायग्राम बना लेना है। ये पांचों सवाल अब आपके इससे सॉल्व होंगे। जो बच्चों पांचों सवाल है ना आपके, वो 5 के 5 सवाल इसी से सॉल्व हो जाएंगे। बस एक जगह छाप लेना, इसी से आपके पांचों सवाल सॉल्व हो रहे होंगे। कैसे हो रहे होंगे मैं बताता हूं। एच से के गया तो हैश आया, एच से के गया तो हैश और एंड आया, एक हैश आया एंड आया। अपोजिट घर है या सेम घर है, एक निशान ऐसा एक निशान ऐसा। अपोजिट घर है मतलब इनके बीच में अपोजिट सिंबल है। अपोजिट सिंबल है तो एच के से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। ये तो सिर्फ एक बात कह रहा है, एक बात कह रहा तो गलत है, या दो बात कह रहा है तो ये गलत हो गया। अपोजिट घर आते ही गलत कर दो, अपोजिट घर आते ही गलत कर दो। सेम घर आ जाए, ये ऊपर वाला सेम घर है तो छोटे वाले को चूज करेंगे, नीचे वाला सेम घर है तो छोटे वाले को चूज करेंगे, तब बड़ा चूज करेंगे, छोटे वाला पिक्चर में नहीं है। मेरे भाई सी से डी गए तो एट द रेट आया। सी से डी कैसे जाएंगे, सी से के जाऊंगा और के से डी जाऊंगा। उल्टा चलने पर तो मेरे पास कितने निशान आए, स्टार आया, एंड आया और एंड आया, यानी बेसिकली स्टार और एंड आया। ये भी अपोजिट घर है। स्टार और एंड अपोजिट घर नहीं है, लेकिन उल्टा चलने पर सिंबल्स को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कैसे करना पड़ेगा, देखो ये उल्टा चल रहा हूं। सीधा चलना क्या होता है, ये सीधा चलना, ये सीधा चलना है। उल्टा चलना क्या है, जैसे मैं सी से डी गया तो मैं सी से के मैं उल्टा चल रहा हूं, के से डी मैं उल्टा चल रहा हूं। मेरे पास आया स्टार, मेरे पास आया एंड, मेरे पास आया एंड, स्टार और एंड आया। इन सिंबल का उल्टा करो। उल्टा का मतलब ये सिंबल ये बन जाएगा, ये सिंबल ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे। इसका कोई रोल नहीं है, स्टार का कोई रोल नहीं है, स्टार को भूल जाओ। एंड किस में चेंज हो जाएगा, परसेंट में। एंड किस में चेंज हो जाएगा, परसेंट में। फाइनल रिजल्ट परसेंट आएगा। लेकिन क्या यहां पे परसेंट दिखाई दिया, अपन को तो यहां एट द रेट दिखाई दिया, इस वजह से ये गलत है। नीदर वन नोर टू। यानी यहां पे आपको 3 बातें सीखनी है। पहली बात, अपोजिट घर के सदस्य मिल जाएं, गलत होगा। सेम घर के सदस्य में छोटा मिल जाए, सिंगल मिल जाए तो वो सही होगा। उल्टा चलने पर सिंबल्स का उल्टा करना है। उल्टा मतलब ये सिंबल ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसमें मैं उल्टा नहीं चला, एच से के में मैं सीधा चला हूं। एच से के में इधर गया तो देखो एच से के में सीधा चला हूं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हैश और एंड में हमारे पास हैश और एंड अपोजिट घर है तो वो गलत होगा। तो ये यहां पे सिंबल नहीं आ सकता, तो ये गलत होगा। अब अगले सवाल मैं आपको बताऊंगा। मैं ये डायग्राम यहां बना लेता हूं। जो डायग्राम हमारा बना था अभी आपने देखा, ये था ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, और बीच में मेरे भाई आएगा इक्वल टू। बाकी जो इन सिंबल्स का मतलब है वो यहां पे रख लीजिएगा। सिंबल जब हम यहां पे रखेंगे हैश, परसेंट और स्टार, तो ये आएगा हमारे पास हैश, ये आएगा मेरे पास परसेंट और ये आएगा मेरे पास स्टार। हैश, परसेंट और स्टार, एट द रेट और एंड, ये आएगा एट द रेट और एंड। ये पांचों के लिए कॉमन है। ये पांचों के लिए मेरे भाई क्या है, कॉमन है। पांचों में हम इसी का यूज करेंगे। अब देखो बेटा कैसे करना है। 3 बातें मैंने बताई, ये सेम घर है, ये सेम घर है, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। बस इन दोनों में से प्रेफरेंस इसको मिलेगी, इन दोनों में से प्रेफरेंस इसको मिलेगी। अब सवाल को समझो, यहां देखते ही पता लग जाता है। अब आप यहां पे देखिएगा मेरे भाई, एक्स से सी गया तो एंड मिला, एक्स से सी जाऊंगा तो मैं एक्स से की सी कैसे जाऊंगा भाई, कॉमन क्या है हमारे पास बी एल सी जेड में, तो हमारे पास क्या है, एक्स से एल गया और एल से सी गया।
एक्स से एल जाने में मुझे परसेंट मिला, मुझे परसेंट का उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि मैं उल्टा चला हूं। परसेंट का उल्टा क्या होता है? परसेंट का उल्टा एंड होता है, तो यहां पे एंड मिला। एल से सी गया तो मुझे स्टार मिला। तो मुझे दो सिंबल मिले, एंड और स्टार। मुझे दो सिंबल मिले, एंड और स्टार। इसका कोई रोल है नहीं, फाइनली एंड बचना चाहिए, एंड बचना चाहिए। तो एंड बचा हुआ है, एंड बचा हुआ है, तो ये सही है। ये था बेटा वो नियम। जहां डायरेक्शन स्टेटमेंट में उल्टी हो गई, वो सिंबल का उल्टा हो जाना है। उल्टा क्या हो जाना है कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। सिंबल को चेंज कर देना, तो ये सही है। मेरे भाई दूसरे पे ध्यान दो, आप दूसरे पे ध्यान दीजिएगा। Z से B जाएंगे तो हैश है। मैं केवल रिवीजन मात्र करा रहा हूं बेटा, पढ़ा नहीं रहा, बस फटाफट रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को ताजा कर रहा हूं। X Z से B गए तो हैश आया, तो Z से B जाऊंगा तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा, एट द रेट स्टार और एट द रेट। मुझे आया एट द रेट स्टार और एट द रेट वापस वही है, इन दोनों का उल्टा करना पड़ेगा। एट द रेट और स्टार इसको भूल जाओ, इसका उल्टा हैश होगा तो हैश फाइनल आना चाहिए, तो हैश फाइनली आ रहा है, तो ये सही है। तो ये सही है, तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। देखो कितना बढ़िया तरीका है। केवल आप ये छोटा सा मात्र रत्ती भर का डायग्राम आप बनाएंगे तो इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे और आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि सर ये कॉन्सेप्ट हम भुला गए हैं या अपने प्री में पढ़ाया था हमने ध्यान नहीं दिया, तो भाई चेंज कर लो यार। गारंटी मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का सवाल आएगा, लेकिन चूंकि एसएससी है, वो मेंस लेवल का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। अगर पेपर को थोड़ा सा और एक स्टेप अप अपडेट करना है, टफ बनाना है, तो वो ऐसे सवाल दे सकता है। 47 के बाद बात करते हैं बेटा 48। ये डायग्राम आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, सभी सवालों में आपको यही डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो भाई मैं डायग्राम आपका बना देता हूं, तब तक आप सॉल्व कर लो, क्योंकि आपके पास तो एक बार बन चुका होगा, मुझे तो हर पेज पे बनाना पड़ेगा। इन सिंबल का क्या क्या मतलब है मैं लिख देता हूं भाई। हैश परसेंट स्टार इक्वल टू हैश हैश परसेंट स्टार एट द रेट और एंड। ये है बेटा, यहां से आपका आंसर आएगा। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो यहां से आएगा। आओ मेरे भाई सॉल्व करते हैं। आपने कर लिया भाई सॉल्व? आपने कर लिया? ये सेम घर है, ये सेम घर है, ये अपोजिट घर है, ये भी अपोजिट घर है, ये अपोजिट घर है और ये भी अपोजिट घर है। मेरे भाई यहां पे आप देखिए, जी से आई गया तो हैश नजर आया, जी से आई गया तो दिशा सेम है, उल्टा नहीं करना। एंड और एट द रेट नजर आया, एंड और एट द रेट। एंड और एट द रेट में प्राथमिकता किसको मिलेगी? एट द रेट को मिलेगी। लेकिन क्या यहां पे एट द रेट है? अगर यहां पे एट द रेट होता तो ये सही होता, एट द रेट के अलावा कोई अलग निशान है तो मेरे भाई ये गलत होगा। एफ से एच गया तो एंड आया, एफ से एच गया तो एफ से एच देखो सीधा जा रहा हूं, इसी दिशा में जा रहा हूं, दिशा सेम है। स्टार और एंड आया, हमारे पास स्टार और एंड आया, इसका कोई औचित्य नहीं है तो एंड बचेगा। तो क्या एंड नजर आ रहा है? बिल्कुल एंड नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास सही होगा। 48 सही होगा, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो यहां पे आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो 48 का जो आंसर होगा वो सेकंड बनेगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। 48 का दूसरा निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करता है। 48 के बाद 49 में ट्राई कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। सवाल नंबर 49। जब तक मैं आपका डायग्राम बना देता हूं, इतना तो बेटा पेन उठाना पड़ेगा आपको।
इतना भर लिखना पड़ेगा आपको। आइए बेटा सॉल्व करते हैं। 49 आपने ट्राई किया, आइए सॉल्व करते हैं। मेरे भाई जब हम यहां पे सॉल्व करते हैं तो आपको नजर आया आर से पी हैश है, तो आर से पी मुझे उल्टा चलना पड़ेगा और इनके उल्टे करने पड़ेंगे। एट द रेट और एंड का उल्टा करना पड़ेगा, एट द रेट और एंड का। ये रहा एट द रेट और एंड, इनका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो तो हैश और परसेंट बना। और हैश और परसेंट में किसको चूज करेंगे? इधर वाले को, सिंगल को चूज करेंगे तो हैश को चूज करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट में हैश आना चाहिए। ये हैश आया हुआ है, हैश आया हुआ है तो ये सही है। तो यहां पे इसका आंसर फर्स्ट फॉलो पहला होगा। उसके बाद बेटा क्यू से टी गया, एट द रेट आया, क्यू से टी गया, एट द रेट आया, तो मैं क्यू से टी गया, एंड हैश और स्टार आया, एंड हैश और स्टार आया, एंड हैश और स्टार, ये अपोजिट घर आ गया। अपोजिट घर के सदस्य आते ही बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो कंक्लूजन में इधर और बने, इसका इसका इधर और बनेगा, इसका इसका, नहीं तो गलत होगा। गलत होगा तो फिर हमारे पास ये गलत है। 49 का सेकंड गलत है, सेकंड गलत है तो केवल पहला सही है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। यहां पर केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। 49 में आंसर होगा फर्स्ट, कि केवल पहला निष्कर्ष यहां अनुसरण करता है। 49 के बाद लगाते हैं 50 सवाल का अर्धशतक। ठीक है मेरे भाई, आई होप कि सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं यहां पे सिंबल्स लिख देता हूं। यहां पे जब हम बात करेंगे तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 50 को। देखो मेरे भाई, यहां पे एम से पी गया तो मुझे हैश नजर आया, हैश नजर आया। तो जब मैं एम से पी गया तो मेरे को हैश एट द रेट और स्टार नजर आया, हैश एट द रेट और स्टार नजर आया। अपोजिट घर मतलब अपोजिट फेसिंग है इनके बीच में। अपोजिट फेसिंग का मतलब एम पी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। या तो ये निशान इसके साथ आ जाए हैश और एंड के साथ, तो हैश और एंड आया हुआ, देखो कान खड़े हो जाने चाहिए, आइदर और बनेगा, या परसेंट और एट द रेट आना चाहिए। लेकिन यार ये तो एम के साथ ओ दे रखा है भाई, ओ और पी के बीच में स्टार है, स्टार का मतलब इक्वल होता है। ओ और पी के बीच में स्टार है, स्टार का मतलब इक्वल होता है। तो भाई इसको मैं पी भी मान सकता हूं, इसको मैं पी भी मान सकता हूं। तो मेरे भाई एम और पी के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में नो रिलेशन, नो रिलेशन का मतलब बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें, तीन बातें में से आइदर और कैसे बनेगा? एक निशान ये आ जाए, दो निशान ये आ जाए, तो या तो हैश और एंड के बीच में आइदर और बनता है, या परसेंट और एट द रेट के बीच में आइदर और बनता है। एक निशान ये आ गया और एक निशान ये आ गया और एक इक्वल टू आ गया, या तो ये और ये मिल जाता, एट द रेट और परसेंट भी मिल जाता तब भी आइदर और बनना था, हैश और एंड मिल जाता तब भी आइदर और बनना था। यहां पे आप देखेंगे एम और पी अलग है, एम और ओ अलग है, फिर भी मैं आइदर और क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वही आइदर और वाली स्पेशल कंडीशन कि भाई ओ और पी बराबर है, स्टार का मतलब इक्वल टू होता है। इक्वल टू को ध्यान रखिएगा क्योंकि बीच में स्टार आ गया है, तो ऐसी स्थिति में स्टार को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इनके बीच में आएगा आइदर और। आइदर और बनेगा तो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। जहां आपको ऑप्शन में आइदर और नजर आ जाए तो कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्या यहां पे आइदर और की कंडीशन तो नहीं है। आइदर और की दो कंडीशन होती हैं, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो आइदर और बनेगा। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में डबल निशान क्या है बेटा? ये निशान इस और इस निशान के साथ आइदर और बनाएगा। इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? एक ये और एक ये, आइदर और बनेगा। ये निशान इसके साथ और इसके साथ आइदर और बनाएगा, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अपोजिट फेसिंग में ये और ये आइदर और बनाएगा, ये और ये आइदर और बनाएगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो यही होती है आइदर और की कहानी। तो यहां पे जो आंसर बनेगा, इसका सटीक उत्तर बनेगा, विश्लेषण बनेगा, वो आइदर और बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर थर्ड होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो दोस्तों ये थी हमारी जर्नी
अभी तक की जो आपने पढ़ी है इनइक्वालिटी की। उम्मीद करता हूं कि जो प्री में आपने पढ़ा था वो रिकॉल भर किया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है बेटा प्री में मैं सारा का सारा, मेंस में प्री का सारा दोबारा पढ़ाऊं। मैं हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा रिवीजन आप लोगों के लिए मैं जरूर करवा रहा हूं कि रिवीजन से आपको वो चीजें ध्यान आ जाएं, रिकॉल आ जाएं और उस हिसाब से आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। अगर आपको इन सिंबल्स की बात करूं, ऐसे क्वेश्चंस की आने की संभावना ना के बराबर है। लास्ट के जो मैंने 5 सवाल कराए, उससे पहले जो मैंने कराए हैं वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सीजीएल मेंस में वो पूछे जा चुके हैं, इवन सीएचएसएल मेंस में वो पूछे जा चुके हैं, एमटीएस में वो सवाल आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को निगलेक्ट मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए ये रहने वाला है। आगे मैंने कहा था कि एनालॉजी क्लासिफिकेशन की कॉमन पीडीएफ है, उसकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। आगे हम नए चैप्टर से शुरुआत आप लोगों के साथ करेंगे, चाहे डाइस हो या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। आगे की वीडियोस का इंतजार करते रहिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए एक वीडियो डाल रहे हैं। जय हिंद।